Okay, let's start modern history. या मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं उसे हम? 1707 से डेथ ऑफ कब औरंगजेब। से? 1707 से डेथ ऑफ औरंगजेब से। डेथ ऑफ औरंगजेब से? या आपके हिसाब से? कोई फिक्स नहीं है मेरे हिसाब से, कंट्रोवर्शियल है ये, राइट? या इट्स कंट्रोवर्शियल बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन द टाइम पीरियड कि हाँ इसी टाइम से जो है ना ये स्टार्ट हुआ है या फिर इसी टाइम से ये स्टार्ट हुआ है। ट्रांजिशनल फेज तो एक लंबा ट्रांजिशनल फेज, टाइम होता है। हाँ। यदि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को जो है ना 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 5 पार्ट। फर्स्ट, एडवेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। सेकंड पार्ट, 1857 का। रिवोल्ट। थर्ड पार्ट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये पार्ट हो गया उसका। यस। फोर्थ पार्ट, अराइवल ऑफ गांधी। अराइवल ऑफ गांधी। फिफ्थ पार्ट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये बेसिकली फिफ्थ पार्ट, 5 पार्ट। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है ना चलेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं इसकी एडवेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन की, तो आपको पता होगा सबसे पहले कौन आया था? पोर्टुगीज। कब आया था? 1600 में। उसके पहले आ गए थे। अरे उसमें आए थे, मैं बता रही हूँ 1498 में। हाँ, कौन आया था? वो आया था वास्को डी गामा। इसके बाद जो है ना कौन आया? उसके यूरोपियन के बाद? उसके बाद में इंग्लिश आए। इंग्लिश आए, कि डच आए? नहीं, इंग्लिश आए। फिर डच आए। फिर फ्रेंच आए। फिर डेनिश आए। सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे। फिर फ्रेंच आए। मैं क्या- बताऊँ कब कब आए? देखिए 1498 में पोर्टुगीज आए, फिर 1600 में इंग्लिश आए, फिर 1602 में डच आए, फिर 1616 में आए डेनिश, फिर 1664 में आए फ्रेंच। ओके, नाइस। अच्छा पता है आपको। तो ये बताइए, व्हाट वाज द रीज़न कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश वो सक्सेसफुल रहे रूल करने में इंडिया में, और फ्रेंच जो है ना फेल हो गए? फ्रेंच की जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट का कंपनी था ना, हाँ। 14 उसमें आया हुआ था। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट था गवर्नर कोल्ड फ्रेंच में। कोल्ड था ना? है? कोल्ड था। कोल्ड नहीं, कोल्ड इससे भी एक इम्पोर्टेंट था। काउंट डी लाली डुप्ले। दुप्ले। ये एक बार हरा भी दिया था ब्रिटिश को, लेकिन दोबारा इसको हटा दिया गया। दुप्ले को हटा के लाली को हाँ, तो इसीलिए वो हार गया था फिर फ्रेंच। ये काइंड ऑफ ब्लंडर किया था उन्होंने, फ्रेंच वालों ने उसको हटा के। तो ये है जो बाद में रूल लेके आया था वेलेजली ने, कौन सा वो था? फ्रेंच पॉलिसी क्या था? नहीं, सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस। वो पहले डुप्ले लेके आया था ना। हाँ, कंसेप्ट उसी ने लाया था। और अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा, करना ही पड़ेगा, चलो जल्दी जल्दी करके खत्म कर देते हैं इसको। पर वैसे आपको आज जहाँ भी मैंने डाउट इसको होगा ना पढ़ा बताइए क्या आप, ये बताइए। नहीं। मुझे ऐसे डाउट नहीं होता, जब कोई पूछता है तब मुझे डाउट होता है। आप ये बताइएगा हाँ? कि 1765 हाँ? और 72 इसमें कौन था गवर्नर जनरल? मैं जानती हूँ, क्लाइव। इस समय गवर्नर जनरल कोई नहीं था। गवर्नर जनरल नहीं था, वो गवर्नर ऑफ बंगाल था। देखा, चेक करता हूँ माइंड में। ये इंटरव्यू देखे आए वाल के मिले रहे हैं। देखिए, हाँ उसमें ना केवल क्या था? गवर्नर था, लॉर्ड क्लाइव। ये सही आपका है। तो इस समय जो है ना एक टर्म आता है, ड्यूअल गवर्नमेंट है। हाँ। व्हाट डज दिस वर्ड मीन एक्चुअली?
मतलब इसमें ये था कि 2 हेड बना दिया था, एक तो नॉमिनल टाइप का और एक ये नहीं था, फिर क्या था? ये था। एक था दीवानी हाँ, और एक था निजामत। निज़ाम में। अब बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस था? दीवानी मतलब एक ऐसे होता है कि जो देख रेख करने के लिए होता है और एक पैसे वैसे वसूलने के लिए होता है। दीवानी तो पैसा वैसा वाला हो गया। तो दीवानी निजा- किसके अंडर था? तो जो पैसा वाला होता वो उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ था अंग्रेजों ने। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कंफ्यूज कर सकते हैं क्या हम? देखिए कितना होशियार थे वो। दीवानी पैसा वाला अपने अंडर रख रहे हैं और जो वो है ना निजामत वाला, जिम्मेदारी वाला। एडमिनिस्ट्रेशन वाला, हाँ वो उसके अंदर रख रहे हैं। तो होशियार थे, बताइए यार वो। कनिंग काइंड कनिंग। धूर्त। हाँ, आपको पता है क्या, What? मैं कुछ रैंडम टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे अब। Random means what? Out of syllabus? आपको पता है क्या, एक होता है दिल्ली पैक्ट, एक होता है दिल्ली प्रपोजल, एक होता है दिल्ली एग्रीमेंट। तीनों में क्या डिफरेंस है? दिल्ली डिक्लेरेशन यही बस मुझे पता है जो 1940 में हुआ था, 8 अगस्त 1940। किस लिए हुआ था? पता नहीं। पर्पज पता होना चाहिए। पता ही होगा पर मतलब मैं ऐसे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उस समय आया था, जानते क्यों? वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन को। हाँ, तो उन्होंने हमसे पूछे बिना ही हमारा नाम दे दिया था कि हम भी हैं। तो गांधी ने कहा भाई ये तो बिल्कुल गलत है यार, ये मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल? किसने नाम दिया था हमारा? कोई नाम था उसका, खतरनाक नाम है, ऑप्शन से याद आ जाएगा देख के। तो दो टाइमिंग क्या था इसका? 1839। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? हाँ, सेकेंड में दिया था। फर्स्ट तो 40 बहुत में पहले आया हो था। गया हाँ, था। वो तो 14-18 का था। 39 दिल्ली प्रपोजल क्या था ये बताइए? नहीं पता है, मतलब पता है पर ऐसे अभी कुछ कहोगे तो याद आ जाएगा। 1929 में आया था, मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन के लिए आया था ये दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली प्रपोजल और क्या दिल्ली मुस्लिम लीग पैक्ट, लेके आया था? दिल्ली पैक्ट। सी मुस्लिम लीग लेके आया था क्या? हम्म, जैसे हाँ। 1928 में वो नेहरू ने अपना वो लेके आया हाँ, था, क्या तो लेके वही आया? और दिल- उसी के अगेंस्ट जो लेके दिल्ली आया प्रपोजल आया था 1920। उसके अगेंस्ट आया था दिल्ली प्रपोजल। 1928 वाले के Got अगेंस्ट the point. 1929 दिल्ली प्रपोजल। अब बताइए दिल्ली, क्या नाम है इसका, दिल्ली पैक्ट। पैक्ट क्या था? ये वही पैक्ट है जिसमें गांधी इरविन के बीच हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट मतलब तो उसी ये को दिल्ली वो पैक्ट होगा बोलते जैसे हैं। नहीं, वो लोग कह रहे थे कि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तब हम शामिल होंगे। ये 1919 के बाद में 1920 में जो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला दिया था, हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला दिया था, उसी के लिए था। तब ये कह रहा था कि नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं, सिविल Civil डिसोबीडियंस मूवमेंट, disobedience, उसको एंड करने के लिए ही हुआ था दोनों के बीच में। हाँ, civil इरविन और गांधी के बीच में, मतलब आप इरविन है मैं गांधी हूँ, तो उनके बीच में पैक्ट हुआ था। तो ये देखिए, अब एक था दिल्ली मैनिफेस्टो, सिविल ये क्या डिसोबीडियंस था? हुआ था ना। हाँ, दिल्ली मैनिफेस्टो क्या था? यार मुझे पेन कॉपी लाना चाहिए था, मुझे ये नोट करना है। अरे कोई नहीं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। दिल्ली मैनिफेस्टो भी नहीं पता, मतलब मुझे पता सब है पर मैं ना ऐसे। दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या था? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना वो है, दिल्ली मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो है। देखो कितना कंफ्यूजिंग है, दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली प्रपोजल, 3 है, लोग तीनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। दिल्ली प्रपोजल जो आया था वो कब आया था? 29 में। हाँ, ये आया मुस्लिम था, लीग ने लाया था रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये प्रपोजल था, दिल्ली हाँ, प्रपोजल। हाँ। मतलब कि जो 28 में जो नेहरू का रिपोर्ट आया था उसी के अगेंस्ट में ये मुस्लिम लीग लेके आया था न्यू दिल्ली दिल्ली प्रपोजल। हाँ, 29 में। और उसके बाद में दिल्ली पैक्ट कि दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट था ये। और दिल्ली गांधी इरविन पैक्ट था वो, दिल्ली पैक्ट मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला। तो वो तो आया था 31 में, 30 में, हाँ, 30 में आया था, 31 में। फिर दिल्ली मैनिफेस्टो है, ये जो है ना 1929 में आया था। ये डिक्लेरेशन रिगार्डिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि मतलब उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लिख दो उसी का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना ना हाँ। प्लीज।
हाँ मैं भेज दूंगा, आप अभी माइंड में सेट कीजिए ना जो हाँ बोल तो रहा मेरे हूँ। माइंड में मैं बता रही हूँ, जो दिल्ली पैक्ट था वो गांधी इरविन पैक्ट था, ठीक हाँ। है, कि हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है कि नहीं होना है, हाँ ये था। और दिल्ली डिक्लेरेशन एक था, वो इसलिए हुआ था जो 40 में हुआ था कि हमें हमसे बिना पूछे ही हमारा नाम दे दिया कि हम भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पार्ट हैं, वो हो गया। और दिल्ली पैक्ट जो था वो मुस्लिम लीग लेके आया था नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में। यस, और एक और क्या था, अभी तो 4 बताने। 3 ही था, 3 ही था, 3 ही था। पैक्ट वो दिल्ली डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट नहीं है, वो दिल्ली वो वैसे था, पैक्ट डिक्लेरेशन और दिल्ली मैनिफेस्टो। पैक्ट, दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो। और डेट इसका तो दिल्ली डिक्लेरेशन और दिल्ली मैनिफेस्टो इसका तो वही होगा 30 वाला, मतलब 31 में ही हुआ होगा कि करना है कि नहीं। नहीं 29। गांधी इरविन पैक्ट, अरे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। सेकंड में नहीं, फर्स्ट, जब ये राउंड टेबल जब फर्स्ट हो तभी आता है ये फर्स्ट दिल्ली होने के बाद तभी तो वो सेकंड में जाते हैं पार्टिसिपेट करने। मैनिफेस्टो। मैं दिल्ली मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, मैनिफेस्टो की। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब पहली बार पार्टिसिपेट करने का आया था तभी दिल्ली मैनिफेस्टो आया था। ओहो अच्छा, पहली बार तभी हम नहीं गए थे ना। हाँ, मतलब गांधी नहीं गए। अम्बेडकर गए थे, गांधी। अम्बेडकर तीनों में गए थे। तो वो है दिल्ली मैनिफेस्टो पहले वाले में जाने के लिए। फिर आता है वो किस में आता है, किस में आता है वो, किसमें? मतलब डेट क्या है? 29। और 29 में ही ये भी आता है दिल्ली वाला जो क्या हाँ, है ये? दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली प्रपोजल भी 29 में आता है। यस। सीक्वेंस में दे देगा तो पहले कौन लगाएंगे? नहीं सीक्वेंस में नहीं देगा, और मुझे पता है क्या देगा ना, वो ऑब्जेक्टिव देगा, वो कंफ्यूज कर देगा लोगों को 100%। फिर देखिए, पता है गांधी का सर्वोदय कंसेप्ट पता है आपको? ये उन्होंने कहाँ से लिया था, इंस्पायर्ड थे? कोई विदेशी राइटर रस्किन। था। रस्किन बॉन्ड। बॉन्ड नहीं, रस्किन बॉन्ड तो राइटर है, वो रस्किन कोई रसिया का था। वो भी तो राइटर ही था। हाँ तो दूसरा रस्किन बॉन्ड तो इंडियन राइटर है यार। और रस्किन दूसरा था, सर्वोदय कंसेप्ट लिया था उन्होंने। और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का कंसेप्ट कहाँ से लिया था उन्होंने? थोरो से, THOREA, ये भी एक राइटर है, इंग्लिश राइटर था आई थिंक। डिसओबीडियंस का। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि आज बताए ना, हाँ रूल्स का वायलेशन करूँगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपके पास कोई ट्रिक है क्या सिविल डिसओबीडियंस और वो नॉन कोऑपरेशन का? मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अरे यार, एक अगस्त 1920 को सिविल डिसओबीडियंस मतलब कि मैं आज जा नहीं मानूंगा, जाओ आप जो बोलोगे मैं नहीं मानूंगा, जा। और नॉन कोऑपरेशन मतलब ये होता है कि मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा, कोऑपरेट नहीं करूँगा आपका, न स्कूल में जाऊँगा, ना कानून करूँगा, ना पुलिस में पार्टिसिपेट करूँगा, ना कुछ करूँगा, जाओ, ये होता है नॉन कोऑपरेशन। हाँ। और सिविल डिसओबीडियंस मतलब जाऊंगा हर जगह लेकिन आपका बात नहीं मानूंगा। बात नहीं मानूंगा, अपने मन से जो करूँगा करूँगा, जाओ। लेकिन मुझे ये भूल जाता है कि पहले कौन हुआ। ये मुझे पता है कि एक 1920 में हुआ, एक 1930 में हुआ, लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ, मतलब भूल नहीं जाती। थोड़ा उसको सेट कर लीजिए अपने माइंड में। अब देखिए, अब ठीक है, देखिए आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट है, इन तीनों में कंपेरिजन करते हैं आप। देखिए ये 1920 में आया, 1929 में आया, ये 1942 में आया। MCQ सबसे ज़्यादा जो है ना, किसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन तीनों में से किसमें था? क्विट इंडिया मूवमेंट में। बिल्कुल गलत है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यस। अब बताइए इसका रीजन क्या है? पहली बार हुआ था तो इसमें बस कोऑपरेट नहीं करना था। ये रीजन बिल्कुल गलत है। अब एग्जाम ऐसे देगा, रीजन देगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, द रीजन, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या रीजन है? रीजन ये था कि इसमें जो है ना हिंदू मुस्लिम एक थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में, चूँकि उसमें चलता खिलाफत मूवमेंट है, हाँ हाँ। तो उसमें जो है ना हिंदू मुस्लिम एक थे, तो दोनों ने बहुत बढ़िया मिल के पार्टिसिपेट किया था। लेकिन गांधी जी ने एक ब्लंडर कर दिया था। क्या? क्या? चौरी चौरा इंसिडेंट के हाँ, कारण जब चोरी उसको वापस ले चोरी लिया। चोरा 5th ऑफ फरवरी को हुआ था, 12 फरवरी को वापस लिया था ना। तो ये है। वैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, उसका बैकग्राउंड क्या है? नॉन
कोऑपरेशन मूवमेंट वो इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि पहले तो वो एक एक्ट आया था 1919 का। कौन सा एक्ट था वो? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना? हाँ, यही आया था। तो इसके भी कुछ थे और उसके बाद में उसी टाइम खिलाफत वाला भी मुद्दा चल रहा था, जो वहाँ पे जो भी वहाँ का खलीफा होता था पहले, जहाँ का नहीं, एक मेजर था, बताइए कौन सा मेजर? सबसे बड़ा रीजन यही दोनों समझ में आता है। जालियांवाला बाग मैसेकर, हाँ, रॉलेट एक्ट, ये दो मेजर रीजन थे जो है ना कि ये लॉन्च किया गांधी के द्वारा। अब बताइए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इन दोनों में कौन ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था? सिविल डिसओबीडियंस और किन्होंने मूवमेंट में ज़्यादा लोग किस में पार्टिसिपेट किए थे? पता। अरे गेस कीजिए यार, इतना गेस करना पड़ेगा। देखिए आपको एग्जाम निकालना है तो आप जीरो नहीं रह सकते ना, तो हर चीज़ पढ़ नहीं सकते, आपको गेस करना पड़ेगा। एग्जाम निकालना है तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ये बहुत कठिन है एकेडमिक एग्जाम निकालना आजकल टाइम में, क्योंकि सब पढ़ते रहते हैं लाइब्रेरी में आजकल, देखते नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं, उसका रीजन क्या बताइए आप? क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम में हिंदू मुस्लिम तो अलग हो गए थे, लेकिन कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, वर्कर ये सब पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में वर्कर, कैपिटलिस्ट की सबकी आइडियोलॉजी अलग हो गई थी। स्पेशली कम्युनिस्ट लोग जो है ना वर्कर पार्टिसिपेट नहीं किए थे। अब बताइए कि वर्कर जो है ना क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किए? आप इसका आंसर दे दीजिए तो मैं जान जाऊँ कि आप होशियार हैं। चलिए, व्हाई हैव वर्कर नॉट पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट? मतलब लेबर क्लास ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट? देगा अब यूपीएससी वाला कोई कैंडिडेट इसका आंसर दे देगा। इसलिए भाई यूपीएससी के लोगों को ज़्यादा चांस है निकालने का यूपी से, क्योंकि जहाँ कंसेप्चुअल देगा वहाँ यूपी वाला यूपीएससी वाला दिमाग लगा देगा। और यूपी वाले क्या है ना कि बस वो रट्टा चीज़ में रहते हैं तो दिमाग में फंस जाएंगे। देखिए इसका रीज़न ये है कि क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार। अब सेकंड वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 1939 से शुरू होता है ना। हाँ, और 1944 तक चला था। हाँ, 5 साल। हाँ। और कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट तो 42 में ऊपर। आप कह रहे हो कि इससे ज़्यादा यहाँ पे लोग थे। हाँ, तो इसमें वर्कर क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? मैं रीजन बता रहा हूँ ना। सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें, चल रहा था ना। अब क्या हुआ कि रसिया और इंग्लैंड साथ साथ थे कि अलग अलग थे उस समय? बताइए। अलग थे, आई गेस। अलग थे, साथ साथ थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रसिया और इंग्लैंड साथ थे। हाँ, तो जब साथ थे तो क्या हुआ कि रसिया क्या है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, मतलब वर्कर का सपोर्ट करता है, राइट? तो हम यहाँ पे जो है ना इंग्लैंड के खिलाफ जा रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, और वहाँ पे रसिया इंग्लैंड दोस्त थे, तो कैसे जो है ना ये इंडिया के वर्कर सपोर्ट करेंगे भारत का? तो बड़ा लंबा लिंक है। ऐसे बहुत को लिंक कर पाएंगे, लेकिन यूपीएससी वालों के लिए नॉर्मल है, ये हर कोई लिंक कर लेगा इतना। लेकिन ये रीजन है, इसलिए जो है ना इसमें जो है ना मुस्लिम भी पार्टिसिपेट नहीं किए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बनती नहीं थी। वर्कर पार्टिसिपेट नहीं किए, राइट? केवल पीजेंट पार्टिसिपेट किए थे। पीजेंट जो गांधी के फॉलोवर थे उनने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि तभी तो ये लीडरलेस हो गया था ना। गांधी को अरेस्ट कर लिए तो एक्चुअली मूवमेंट लीडरलेस हो गया। ये आपको अंदर की चीज़ बता रहा हूँ, अंदर की चीज़। मतलब इतना तो लिंक मेरा दिमाग ही नहीं जाता। सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू सबसे पहले कौन सा था स्टेट जिसको एनेक्स किया गया था? मतलब रीजन है? हैदराबाद। यस, 1798 में। सबसे लास्ट में था बड़ौदा 1805 में। मतलब वो जब तक था तब तक कर ही रहा था। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जानते हो? दादा भाई। नॉलेज। और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन यस मैं वो कर सुब्रमण्या। सकती। यस सुब्रमण्या। सुब्रमण्यम। अच्छा, ये जो था तिनथिया सिस्टम, ये क्या था? तिनकठिया। हाँ, तिनकठिया सिस्टम ये था ना कि 20 मंडी में से मतलब 3/20। ये कब आया था?
ये कब आया था मुझे ये नहीं पता, पर हाँ ये पता है कि मतलब ये अंग्रेजों ने सिविल लेके आया डिसोबीडियंस था। मूवमेंट के टाइम में आया था। हे, 3/20। ऐसा नहीं है, ये तो उसी के लिए तो 1917 में गांधी ने किया था। सिविल डिसोबीडियंस तो बाद में आया। सिविल डिसोबीडियंस तो 30 में आया, वो तो 1917 में। उसी के लिए तो गांधी वहाँ गए थे बिहार। चंपारण में आया था, चंपारण में। हाँ मतलब बिहार 3/20, बिहार में 3/20। हाँ इसका मतलब क्या है? मतलब तिनकठिया? इसका तिनकठिया मतलब ये होता है ना, एक कट्ठा में 20 मंडी या 20 दूर ऐसे कुछ होता है, तो उसमें से मतलब 3 जो होता है वो उतना पार्ट में उनको मजबूर किया जाता था कि इतने में कि तुम इंडिगो का खेती करोगे, और इंडिगो Yes. जहाँ पे खेती कर देते थे तहाँ खराब हो जाता था, मतलब ज़मीन उपजाऊ नहीं रह जाती थी। तो फिर ये बताइए कि इसमें 25% जो है ना बाद में फिर एग्रीड किया गया था चंपारण में 25%, और खेरा में कितना परसेंट किया गया था? 35%। देखिए इंडिया वाले डिमांड कर रहे थे 50% और ब्रिटिश दे रहा था 25%, तो गांधी ने कहा कि ठीक है इसके 20 का ले लो 35%। हाँ फिर था 25 अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक, इसमें जो है ना इसमें भी डिमांड किया गया था। अहमदाबाद वाले तो वो शायद कुछ अपना वो मांग रहे थे, इंडस्ट्रियल, शायद उनका क्या हुआ था वहाँ पे। नहीं, पे ये अहमदाबाद में ही था ऐसा आई थिंक कि 50% डिमांड कर रहे थे, 25% जो है ना ये दे रहे थे, मिली स्ट्राइक जो हुआ हाँ था। और 35% जो है ना एग्रीड हुआ था। ये गांधी गया था। अहमदाबाद तो इसलिए क्यों होता ना कि मतलब उसमें प्लेग फैल गया था, तो अब जो है ना सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, तो सैलरी बढ़ा नहीं रहा था वो, तो कहते हैं भाई सैलरी बढ़ाओ या नहीं तो मैं सीधे क्या करूँगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा। मतलब वो अगर 50% इंक्रीमेंट मांग रहे थे और वो 25% दे रहा था, इन्होंने बीच का करके 35 करवा दिया। हाँ ये पूछ सकता है एग्जाम ना कि अल्टीमेटली कितने में एग्रीड हुए थे, इस चीज़ें पूछ देता है ना, अंदर की चीज़ है, इस को बता रहा हूँ। मतलब जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगा ना आपको, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, बाकी तो हर चीज़ सबको पता है, जहाँ जहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं वो मैं चीज़ जान बुझ के बता रहा हूँ ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो टाइम लग जाएगा। अब देखिए बहुत टाइप की जो है ना पीपल अपराइजिंग हुई थी। बहुत टाइप के, जैसे देखिए सिविल अपराइजिंग, पीजेंट अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग, मिलिट्री रिवोल्ट। सिविल अपराइजिंग कोई एग्जाम्पल बताइए। संथाल सिविल। रिवोल्ट वो था, ट्राइबल का था। हाँ सिविल का बताइए। सिविल अपराइजिंग कूका, कूका, हाँ कूका 1840 का। कूका, सन्यासी, पैका, अहोम, ये सब सिविल अपराइजिंग। अच्छा सिविल मतलब होता क्या है? सिविल मतलब हम जैसे लोग, हाँ। एक कॉमन सिटीजन अगर कर दे तो। फिर बताइए पीजेंट रिवोल्ट कोई एग्जाम्पल बताइए, पीजेंट मूवमेंट का पीजेंट मूवमेंट बता दीजिए तो जानूँ मैं, बताइए। मुझे बहुत सारा याद है। कोई नहीं बता पाएंगे, मैंने पता है। चैलेंज है, चलिए। अब देखता हूँ। मोपला, क्या मोपला देख लिए? अरे वो पीजेंट मूवमेंट देख के ही बताएं है। आप। मैंने नहीं देखा कसम से। पागलपंथी भी है, चलिए आपने कुछ वाले मान लिया, पागलपंथी पर ये भी है। पागलपंथी ये एग्रीकल्चरल हाँ थोड़ी है। एग्रीकल्चर चेक कर लीजिए, ये सब भाई वेरीफाइड है थोड़ी है। पागलपंथी। फिर आते ट्राइबल, ट्राइबल में कौन आता है तो पता है, संथाल है, कोल है, खांड है। पैका भी तो वही है। पैका नहीं, पैका वो है सिविल है, पैका सिविल है। चेक कर लीजिए चाहे। फिर आता है सिपॉय म्यूटनी, बेल्लोर म्यूटनी है, वेल्योर म्यूटनी किसके टाइम? मिलिट्री वेल्योर म्यूटनी में क्या हुआ था? 1806 में हुआ था। अरे मिलिट्री मतलब कि सीधे जो है लोगों ने डायरेक्ट अटैक कर दिया था किसको? क्यों? ब्रिटिश के खिलाफ। वेल्योर म्यूटनी 1806। मतलब कि सोल्जर ने किया था, सोल्जर ने इसको वो इसकी बोलते हैं म्यूटनी आ सिपाही। गया तो वो तो सोल्जर हाँ। का ही है। वेल्योर म्यूटनी वाला नहीं। अच्छा जो एंग्लो कर्नेटिक वार हुआ था हाँ। तो उसमें जो है ना हैदराबाद से था नासिर जंग, और कर्नाटक से कौन था? अनवरुद्दीन। नासिर जंग मुजफ्फर जंग बाद में उसको रिप्लेस किया था, और अनवरुद्दीन को कौन रिप्लेस किया था? चंदा साहिब। फ्रेंच ने इसी को सपोर्ट किया था। ये कंफ्यूज कर सकता है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लीजिएगा। अच्छा एक नाम सुनी होगी आप, डायरेक्ट एक्शन डे, ये क्या है डायरेक्ट एक्शन डे? डायरेक्ट ये जिन्ना ने लाया था 1946 में।
मतलब कम्युनल राइट्स को, जो कम्युनल राइट्स हुआ था ना, उसको खत्म करने के लिए यार। एक डायरेक्ट एक्शन डे था, एक और कोई डे था। क्या था बताइए। मतलब एक इसमें था कि इनका जब गवर्नमेंट गिरता है ना, जैसे जैसे जो नेहरू का गवर्नमेंट बनता है, जब ये गवर्नमेंट गिरता है तो उनको लगता है कि हमें फ्रीडम मिल गया। कौन सा डे था वो? मतलब 2 डे मुस्लिम लीग लेके आता है, एक डायरेक्ट एक्शन डे, एक ब्लैक डे, कुछ ऐसा कुछ अरे करके। ब्लैक डे पता नहीं यार, याद ब्लैक नहीं डे यार। तो नहीं है वो, उसका कुछ और नाम है। मतलब 2 डे लेके आया था, एक डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे 46 में आया था, तो आई गेस यही आया था 47 में आया था। 47 में। 47 में। डायरेक्ट एक्शन डे 46। अब चलते थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 2 डे कोई बात नहीं, देख। आप तो चेक कर लीजिएगा ना, यहाँ थोड़ा होइए। मैं कह रही थी इधर बैठने को, तब नहीं। देखिए, एक होता है एंग्लो कर्नेटिक वार, एक होता है एंग्लो फ्रेंच वार, एक होता है एंग्लो मराठा वार, एक होता है एंग्लो मैसूर वार, एक अरे होता है एंग्लो सिख वार, एक होता है एंग्लो अफगान वार। अब देखिए, इन सब का क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, आपको पता है सबसे पहले क्या हुआ था? एंग्लो फ्रेंच वार, फिर फ्रेंच को कर्नेटिक वार भी कहते थे, ठीक ना? तो देखिए, इसमें 3 हुए थे। फर्स्ट वाला हुआ था 1744 से 48 के बीच में, सेकंड वाला हुआ था 1749 से 54 के बीच में, थर्ड वाला हुआ था 1758 से 62 के बीच में। ट्रीटी भी तो होता है इनका। नहीं, पहले ये तो ध्यान रखिए, फर्स्ट वाला का हुआ था 44 से 48, फिर 49 से, फिर मतलब 6 साल बार चलता है यार लगातार, सोचिए। उसमें क्या, वो तो अभी भी चल ही रहा है। 1749 से 1554 तक, फिर 1758 से 62 तक। बैटल ऑफ बांदीवास सुने होंगे आप? क्या? थर्ड वाले में हुआ था बैटल ऑफ बांदीवास। 1860 में हुआ था ना। फिर इसके बाद चलते हैं एंग्लो मैसूर वार में। ये इसका जो है 4 हुआ था, 1 2 3 4। 1767 से 69 हुआ था, फिर 1780 में हुआ था, फिर 1792 हुआ था, फिर 1799 में लास्ट हुआ था। ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु हुआ था सेकंड वाले में, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थर्ड वाले में। इनका याद है मुझे, मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, और चौथे में तो मर ही गया था। अब फर्स्ट मराठा वार का हुआ था 1774 में। 74। हाँ, और इसका देखिए, इसका सेकंड 1780 में हुआ था। अब फर्स्ट इसका इसके बीच में स्टार्ट हो गया था 1774 में, 1780 के बीच में, जहाँ से खत्म होता है इसका सेकंड स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं ना, मतलब ऐसे कोई कन्फ्यूज कर सकता है। इसका फर्स्ट खत्म होता है, इसका सेकंड स्टार्ट होता है। देख लीजिए अच्छे से, ऐसे पढ़ा जाते एक साथ। आप ऐसा ना पढ़ते होंगे ना, कन्फ्यूज हो जाते होंगे आप। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। फिर सेकंड वाला जो है ना, इसका तो 1803 में, जब इसका फोर्थ खत्म हो जाता है तब इसका स्टार्ट होता है सेकंड नंबर मराठा वार। देख रहे हैं ना। फिर थर्ड मराठा वार 1820 में हुआ था। अब जैसे ही थर्ड मराठा वार खत्म होता है तो बर्मीज वार स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट बर्मा वार 1825-28 में, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले में फ्रेंच वार हुआ, फिर इसका मैसूर वार हुआ। मैसूर वार के सेकंड के बाद मराठा वार स्टार्ट हो जाता है, और जब मैसूर वार पूरा खत्म हो जाता है तब मराठा वार का सेकंड वार होता है। जब पूरा मराठा वार खत्म होगा तो जाके बर्मीज वार स्टार्ट होता है। मराठा खत्म होने के बाद, और नेपाल, एंग्लो नेपाल भी तो होता है कोई ना? एंग्लो ये लिखा नहीं है एक्चुअली, लिखा नहीं है, मतलब जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है मैंने वो लिखा है कि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी आप उसको देख लीजिएगा। मतलब नोट्स मेरे वो चीज़ लिखा है ना, जहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं, जहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज हो सकता है। जैसे होता है ना कि दिल्ली पैक्ट, दिल्ली एग्रीमेंट वाले, वो उसमें कोई कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने उसको एक साथ लिखा है। ये मेरे नोट्स इसके लिए। बाकी तो बहुत सारे नोट्स उसमें लिखा है। स्पेक्ट्रम में कौन पढ़ता है उसको? मैं नहीं पढ़ता, उतना टाइम कहाँ है यार। आगे चलते हैं हम।
ये उसी का एक्सप्लेनेशन लिखा है। अब तो चीज़ वही है, क्या ही पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उसी का एक्सप्लेनेशन है, किंग्लो मैसूर वायु सब वो पढ़ लीजिएगा अपने से। अच्छा, थोड़ा सा मराठा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पूछ सकता है इस बार टीसीएस। देखिए, मराठा की जब बात करें ना, तो मराठा का किसने किया था वो इस्टेब्लिशमेंट? कौन था? शिवाजी। शिवाजी? मराठा का किसने किया था मराठा एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट? शिवाजी होंगे, मतलब वो किसी के वो थे ना, मंत्री उनके थे ना। पिता का क्या नाम था? पिता का पता नहीं। शाहजी भोंसले। शाहजी और भोसले। माता का नाम जीजाबाई। जीजाबाई, हाँ। हाँ। पीएम को क्या बोलते थे? जो मराठा एम्पायर था उसका पीएम को पेशवा बोलते थे, पेशवा बाजीराव, पेशवा। शिवाजी उनके पुत्र थे, और उनके पुत्र का नाम संभाजी था। शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी। इसी को जो है ना उसने दिया था वो कोई गुरु था ना, जिसको औरंगजेब ने जो है ना गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर कैमे गुरु थे? कौन से नंबर के गुरु थे, ये पूछ लेता है। 9th ही था आई थिंक। शाहजी, शिवाजी, संभाजी। संभाजी के बाद साहू जी आता है, फिर राजा राम आया था, फिर राजा राम आता है, फिर ताराबाई। ताराबाई जो है ना ये जो है ना इससे लव करती थी। किससे? हस्बैंड के अलावा कोई और ही होगा, इसीलिए उसका नाम आ रहा है। हाँ, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो फिर दूसरे से लव पड़ी थी। कोई सोल्जर था, आई थिंक राजा राम ही क्या है, नहीं राजा राम ना होगा, कोई दूसरा होगा। ये तो पता है आपको, पेशवा बाजीराव आता है। ये तो खतरनाक हुआ ये बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ। हाँ, मैंने यहाँ से याद किया था। ये कहाँ से है? ये लेटर पेशवा में आते हैं क्या? बालाजी विश्वनाथ बाजीराव। हाँ, ये मुझे याद था। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव और बालाजी बाजीराव, नरसिम्हा राव। आगे देखता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है ना, केवल आपको वो चीज़ बता रहा, तो इनको ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो क्या है, आपको पता है क्या कि जो 1934 से 1938 तक है जो है ना, इस फेज में जो है ना दो चीज़ चल रही थी। क्या? न्यू स्वराजिस्ट थे और एक थे गांधीयन वाले। न्यू स्वराजिस्ट और गांधीयन। न्यू स्वराजिस्ट क्या? न्यू स्वराज मतलब कि जो है ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, हाँ, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, मतलब कि गांधी की आइडियोलॉजी को छोड़ करके, और एक तो जो गांधी के कंस्ट्रक्शन वर्क में रहना चाहते थे। मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया था ना उस समय ये। हेलो भैया, दाल दे देना और पनीर दे देना और 2 रोटी देना, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, लेफ्ट टेस्ट ओपिनियन हो गया, मतलब ये हो गया ना न्यू स्वराजिस्ट और कांग्रेस का सब कुछ वर्क। न्यू स्वराजिस्ट में कौन कौन थे? नेहरू कौन? हाँ मतलब नहीं, हाँ नेहरू थे, सीआर दास थे, मतलब ये लोग। अच्छा, ये वाला वही वाला है जो ये कहते थे कि मैं जाऊंगा वहाँ अंदर एंटर करके, मतलब वहाँ पे रहूंगा, तो वहाँ से चीज़ों को रोकूंगा, और गांधी कहते थे कि नहीं, हम जाएंगे ही नहीं, हम बाहर से ही रोकेंगे। त्रिपुरी सेशन कब हुआ था? त्रिपुरी सेशन 39 में हुआ था, एमपी में है। सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया के बीच वो संघर्ष हुआ था। उनके कैंडिडेट थे गांधी के। 39 में हुआ था। तो इसमें जो है ना हार गए थे पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया था। 39 ना, 39 में कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। 38 में हरिपुरी
हरिपुरा वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये दोनों में यही थे, हाँ हरिपुरा त्रिपुरा। यस। हरिपुरा वेस्ट बंगाल और इसमें इसमें। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में? हाँ प्रीलिम्स में रीजन तो सबको पता है क्या रीजन रहा होगा, बहुत सारे रीजन थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल। ये तो मेंस का हो जाएगा। हाँ मतलब उसमें पता है उसमें क्या पूछता है, आप बताओ क्या पूछोगे? बताता हूँ उसमें क्या है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? 10 मई को स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? मेरठ से। हाँ 10 मई 1057। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मंगल पांडे थे वो तो बैरकपुर के थे ना, मतलब बैरकपुर के नहीं थे। अरे तो वो थे सोल्जर थे ना। तो बैरकपुर के सोल्जर थे तो वो तो वहीं पे डिप्लॉयड थे ना, तो फिर वो वहाँ से यहाँ पे आए। हाँ होता रहता था ना इधर के उधर। वहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिसर्स को, जो भी उनका कमांडिंग ऑफिसर था, उसको मार वार के फिर यहाँ पे भाग आए। हाँ ये तो चलता था। फिर यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट किया। सोचो वो अच्छा तो धर्म ये भ्रष्ट कर दिया। 1857 के बाद कुछ चेंज आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या आया था? 1858 का जो एक्ट वो आया था, जो मतलब ये क्राउन के हाथ में शासन सत्ता चली गई। हाँ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट न्यू पोस्ट आ गए थे। अच्छा तालुकदारी सिस्टम क्या था? तालुकदारी सिस्टम तालुका तो प्रोविंस को बोलते हैं ना। तो क्या था? ये तालुकदारी सिस्टम था क्या? लैंड से रिलेटेड कुछ होगा। तालुका प्रोवाइड, मतलब एक तालुका में मतलब ये लैंड को रूल करने का कोई। जो तालुकदार थे ना, तालुकदार ये जो थे ना, ये ग्रेट लैंड लैंडर थे, ग्रेट लैंड लैंडर, ठीक ना? ग्रेट लैंडर हो सकता है, लैंड होल्डर बोल सकते हैं। लैंड होल्डर, ग्रेट लैंड होल्डर थे। और जमींदार तो पता है आपको, है ना? ये पूछ देते हैं कभी कभी अटन में, जमींदार कहाँ था? उसे पूरे इंडिया में था? नहीं, पूरे इंडिया में नहीं था। यहाँ जमींदारी सिस्टम तो बाद में आई थी ना, उसके पहले भी तो बहुत सारे सिस्टम आए थे। कौन सा सिस्टम आए थे? महलबारी, फिर एक था रोयतबाड़ी। हाँ, पहले सबसे पहले तो कौन आया था? रैयतबाड़ी। सबसे पहले कौन आया था? जमींदारी लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था 1793 में, है ना? ये नॉर्थ और मिडिल इंडिया में था जमींदारी, है ना? 10/11 जो है ना ज़्यादा था ब्रिटिश को, बाकी रेस्ट पार्ट जमींदार को। लेकिन इसमें इशू जानते क्या था? फिक्स था ना, तो न ब्रिटिश को फायदा होता था न जमींदार को, इसलिए इसको हटा दिया गया। क्योंकि अगर खेती अच्छी हुई तब भी उतने पैसा मिलेगा ब्रिटिश को, अगर नहीं हुई तब भी उतने पैसा मिलेगा। तो फिर जो है ना वो उनको थोड़ा दिक्कत होती थी, बोले कि हटाओ इसको यार। फिर आ गया महलबाड़ी क्या था बताइए? ये जो है ना सेंट्रल रीजन में था, मध्य प्रदेश, मतलब ऊपर के। महलबाड़ी ये होता था कि ये सबसे लास्ट तो एक लोगों को लेके 1822 में आया था महलबाड़ी। महलबाड़ी ये होता था कि जैसे जमींदारी वाले में होता था कि एक इंसान को वो लोग ऐसे हायर करते थे जिसको जमींदार बना देते थे, और महाल में होता था एक कम्युनिटी, मतलब पूरा महाल, पूरा गांव मिलके खेती करता था। हाँ, विलेज हेडमैन जो है ना पूरा बड़ा बना देते थे, महल टाइप का। हाँ। है ना? और ऑन बिहाफ ऑफ होल विलेज जो है ना वो करते थे। ये मतलब अच्छी बात थी वैसे। ये फिर आते हैं रोयतबाड़ी। ये क्या था? इंडिविजुअल कल्टीवेटर पे करते थे, इंडिविजुअली अपने से एक एक करके। इसमें मिडिल मैन बिल्कुल नहीं था। अलेक्जेंडर रीड ने लाया था इसको, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो किस टाइम पे आया था ये। और महलबाड़ी लाया था होल्ड मैकेंजी ने, महलबाड़ी पहला तो लाया था कॉर्नवालिस जमींदारी। लेकिन इस समय थोड़ा बहुत इशू था ही। अच्छा माल गुजारी सिस्टम क्या था? माल गुजारी सिस्टम ये भी पूछ सकता है। क्या था? मुझे नहीं आइडिया, मतलब ऑप्शन देख के कुछ तुक्का लगा सकती हूँ वैसे। माल गुजारी उसे बोलते हैं ना जहाँ से माल मिलता था। माल बोले तो लैंड रेवेन्यू,
तो जो लैंड रेंटेड रहती थी ना, रेंटेड, जैसे कोई चीज़ मान लो कि रेंट पे दी है तो उसी से लगातार पैसा आता था ना, तो उसी को बोलते थे माल गुजारी सिस्टम। मतलब लैंड टैक्स हाँ, काइंड ऑफ मान सकते हैं। क्या होता था इसका, कुछ होता था, मतलब कितना होता था? काइंड ऑफ इसी यही था, जमीन ही था, मतलब जो है ना, जो वहाँ काम करते थे ना उसको मतलब बोलते थे जैसे जैसे जमींदारी में जैसे मान ले कि दे दिए 111 जमीन किसी को दे दिया रेंट पे, तो चाहे खेती करे चाहे घर बना ले, लेकिन उसको एक टाइम पे जो है ना टैक्स पे करना है, जैसे बोलते थे माल गुजारी। पट्टा इसमें टाइप इसमें प्रोड्यूस मतलब नहीं था कि कितना प्रोड्यूस करना है, इसमें बस क्या है कि उस लैंड का जो है ना, जैसे लोग रेंट देते हैं ना हर महीने, चाहे हम लोग रहें ना रहें, अगर रूम लिए हैं तो रेंट देना ही पड़ेगा, उस टाइप का था कि ज़मीन दे दिए, आपका प्रोड्यूस कितना भी हो मतलब नहीं है, आप उतना जो है रेंट दे होता था रहे माल हैं, गुजारी। वो था माल गुजारी सिस्टम। ध्यान रखना, कन्फ्यूज कर सकता है, माल गुजारी, रोयतबारी, महलबारी, जमींदारी, तालुकदार। देखा, ऐसे पढ़ा जाता था कि मतलब हम लोग एक एक करके पढ़ते अरे हैं, कंफ्यूज। तालुकदार कहाँ होता है? हाँ, मैं भी एक ही एक पढ़ती हूँ। बंगाल रीजन में था ये ये जब जमींदार के जो है ना, जमींदार के पीछे बैठता था तालुकदार, मतलब जमींदार से नीचे था, ध्यान रखना। ये हो गया, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी तो सबको पता है। किसके किसके बीच में था बैटल ऑफ प्लासी? एक तो अंग्रेज था, एक था सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला था, एक था रॉबर्ट क्लाइव। क्यों हुआ था इसे? लॉस ऑफ मुगल इन्फ्लुएंस, फर्रुख सियार का फरमान था, फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता था, ये सब जो है इस बैटल को लीड किए थे। फर्रुख सियार कौन था? मुगल एम्परर था ना, तो इसका फरमान था, मतलब फरमान उसने बंद कर देता देना इनको, ब्रिटिश को। तो बोले बोल गया, अब मैं बताता हूँ मैं, ये हो गया। फरमान देना बंद कर दिया था, मतलब ये इन लोगों को इन्होंने दिया था, तो ये बंगाल से कुछ पैसा रुपया कुछ देना होता था ना मुगल्स को, तो ये देना बंद कर दिया था, इसलिए तो इसने तो ठंडी मुगल बढ़ को रही है देना यार। बंद कर दिया। अरे तो आज बढ़ रही है। 15 नवंबर अक्टूबर है। दिसंबर है, क्या अरे है हाँ, कि यहाँ थोड़ा वो भी है ना, हाँ, पानी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अटैक कर रहा है। कोई बात नहीं। बैटल ऑफ बक्सर 64 में होता। किसी बीच हुआ था? इसमें तो ईस्ट इंडिया 3 लोग कंपनी, थे ना, ईस्ट इंडिया और इधर कंपनी फिर था, कौन इधर था? मोहम्मद नवाब का बंगाल मीर कासिम था, हाँ। नवाब का अवध था सुजाउद्दौला, वो था सिराजुद्दौला बंगाल का, सुजाउद्दौला। ये सुजाउद्दौला है। अवध का था। और हाँ, और मुगल का था शाह आलम सेकंड। सालम दिखती है। क्यों हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी की वजह से, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी की वजह से, और ड्यूटी फ्री ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश। मतलब इसमें मनमानी हुआ था, करते थे किसमें ब्रिटिश। हुआ था कि जिसमें एक वो बना के दे देता था, क्या बोलते हैं, फरमान की क्या कुछ ऐसे एक बना के देता था, तो कि अब आपको टैक्स नहीं देना है जितना भी करो, क्या बोलते थे उसको? पता नहीं यार क्या बोलते थे। आई एम अनएबल टू रिकॉल। फर्रुख हाँ, सियर ने ही तो बना के दिया फरमान ही तो बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं? फरमान। तो उसका सब मिस यूज करते थे। हो सकता है यार, कुछ हो पता नहीं, कोई बात नहीं। लेट्स ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसी बीच हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2 हुआ था ना। मीर जफर को पहले हटाया, मीर कासिम को लाया है, फिर मीर कासिम को फिर से हटाया इसने, और मीर जफर को फिर से लाया है। देख रहे हैं ना, मीर जफर को हटाया किस में? बैटल ऑफ प्लासी में लाया मीर कासिम को, फिर मीर कासिम ने कुछ गलत किया तो उसको हटा के मीर बैटल ऑफ बक्सर कासिम। में लाया, उसको फिर से मीर कासिम को हटा के फिर मीर जफर को लाया। तो इसमें जो है ना सुजाउद्दौला था, इसने जो है ना कुछ पैसा दिया था, और फिर एम्परर था मुगल एम्परर, इसने जो है ना दीवानी या बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिया था। फिर जो है ना शाह आलम सेकंड था, इसने निजामत फंक्शन दिया था। मतलब निजामत फंक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पुलिस को कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, ये सब जो है ना ये पूरा ये काम करता था, एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम, निजामत फंक्शन। तो शाह आलम सेकंड से लिया था निजामत फंक्शन, मुगल एम्परर से लिया था फरमान दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, और सुजाउद्दौला से लिया था बार एंडमिटी। बार
इंडेमिटी बोलते हैं, मतलब कि पैसे के मतलब इंडेमिटी मतलब अकाउंट जो है ना जुर्माना, मतलब जैसे सॉरी जैसे मतलब वो हुआ ना, युद्ध हुआ, वार हुआ, तो उसमें जो है ना जो रिसोर्सेस होंगे ना इसको कैप्चर कर लेंगे। वार इंडेमिटी बोलते हैं इसको, चेक कर लीजिए गूगल में इसका मतलब क्या होता है। INDEMENT भाई, ध्यान इधर लगाई, कहाँ सोच रहे हैं आप, जल्दी ख़त्म करना है इसको, टाइम ज़्यादा जा रहा है। मैं देखिए 7:11 हो गया। ये तो मेंस का टॉपिक है कि डिक्लाइन ऑफ द मुगल। आपके पास तो मेंस के भी नोट्स है पूरे। हाँ ये सब में कभी नहीं यार, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, मैं बस इसी को रिवाइज कर लूँगा, हो गया, बाकी दिमाग अपना यूज़ करना पड़ता है, बाकी हो गया। हाँ देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये देखिए जो है राइज ऑफ रीजनल पावर। राइज ऑफ रीजनल पावर, ठीक ना। देखिए कब राइज ऑफ रीजनल पावर होगा, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है ना, तो इधर मैसूर आएगा, उधर मराठा आएगा, उधर हैदराबाद आएगा, बंगाल आएगा, अवध आएगा। अवध का कौन था? सादत खान। बंगाल का कौन था? मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद का कौन था? निजाम उल मुल्क। मराठा का कौन था? बालाजी विश्वनाथ। मैसूर का कौन था? टीपू सुल्तान और हैदर अली था उस टाइम। मुझे वही थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या है। पंजाब में सिख ब्रदर थे। सिख ब्रदर कौन? पंजाब में तो राणा रणजीत सिंह आते हैं ना, ये तो पहले के थे। हाँ तो पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये बता रहा है कि मतलब कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कौन कौन से इमर्ज हुए हैं। तो उधर बंगाल, अवध, राजपूत, मैसूर। पंजाब में मुगल था क्या? पंजाब के साइड में तो नहीं था ना मुगल का। पंजाब के साइड में नहीं था मुगल का। शुरू की बात कर रहा है यार, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन, वो तो बाद में नहीं हुआ था ना, जब रंजीत सिंह आ गया था तब। वो थोड़ा सा अच्छा रूलर था रंजीत सिंह, फिर ब्रिटिश को डरा के रखा था, डरा के। अच्छा रूलर था। फिर देखिए आता है ग्रुप्स डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। एक होता है रिवोल्यूशनरी ग्रुप। देखिए अब देखिए क्या है ना, इनका सिस्टम सीधे सिंपल सा था। बोले भाई देखो ये बात तो उससे बात नहीं बनेगी, डायरेक्ट मार दो, ब्रिटिश को मार दो। हाँ कौन कौन थे इसके? भगत सिंह थे, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सब रिवोल्यूशनरी थे। हाँ बोले भाई बातचीत का जमाना चला गया। हाँ जैसे अनुशीलन समिट है, अभिनव भारतीय सोसाइटी, ये सब रिवोल्यूशनरी ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। हाँ काकोरी ट्रेन जो हुआ था ना, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई थी। इसमें और भी लोगों को हुआ था। हाँ, 3 लोग थे, 3 लोग, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहरी, 4 लोग। मतलब और भी लोगों को हुआ था। था। सेंट्रल असेंबली बम केस में जो है ना भगत सिंह को हुआ था, सुखदेव और राजगुरु को हुआ था। 3 लोगों को। गदर पार्टी किसने फाउंड किया था? लाला। हाँ तो ये था रिवॉल्यूशन। गांधी इसके बिल्कुल लगे उसमें थे। बोलेंगे अरे भाई क्या कर रहे हो यार, वॉलेंस क्यों कर रहे हो। फिर आते हैं स्वराजिस्ट। ये क्या थे? स्वराजिस्ट कौन थे? जो स्वराज पार्टी वाले थे। प्रो चेंजर और नो चेंजर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद जो हुआ था ना, वो न्यू स्वराजिस्ट थे, और ये कौन से थे? न्यू स्वराजिस्ट और कंस्ट्रक्टिव वर्ग वाले थे। और न्यू स्वराजिस्ट तो स्वराज पार्टी जब 23 में ऑर्गेनाइज नहीं वो, अरे मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। 1934 से 1939 तक क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। तो इस समय 2 लोग आ गए थे, एक तो न्यू स्वराजिस्ट जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक था कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन सिविल ये 39 में आए थे। नहीं 34 से 39 के बीच में, 5 साल के बीच में। अच्छा। हाँ लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो है ना भी ऐसा फेज आ गया था ना, तो उसमें जो है ना प्रो चेंजर और नो चेंजर। प्रो चेंजर मतलब कि जो चेंज लाना चाहते, लेजिस्लेशन में इंटरफेयर करेंगे। करके। हाँ और नो चेंजर मतलब कि जो बाइकआउट करेंगे लेजिस्लेशन को, बाइकआउट करो। तो ये थे जाना है। तो प्रो चेंजर में ही तो वो लोग आते हैं। प्रो चेंजर में जो नेहरू है, सी आर दास है। नो चेंजर मतलब कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जो गांधी के हमेशा सपोर्ट करते थे हमेशा,
कोई भी कंडीशन हो। पटेल नो चेंजर में आते थे। हैं? हाँ, नो पटेल चेंजर। में। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर करती है। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसके टाइम में आया था? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसके टाइम में आया था? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो दो होता है ना, एक प्रोविंस में ड्यूअल सिस्टम करता है और एक सेंटर में करता है। किसके टाइम में आया था? सेंटर मैं क्या में करता है वो 35 का जब एक्ट आया था तब। ये क्या हो गया आपको? पैर में दर्द हो रहा है। कोई नहीं, मेरा दिमाग अभी भी जहाँ बैठा था वहीं बैठा है। देखिए, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, ये लॉर्ड क्लाइव लाया था। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो वही जो क्लाइव लेके आया था और वॉरेन हेस्टिंग ने उसको ख़त्म कर दिया था 65 to 72 वाला। हाँ। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैं वो नहीं कह रही, मैं बाइकैमरल भी नहीं कह रही, मैं क्या कह रही हूँ। बैठी होगी, बताता हूँ, बैठे। फिर देखिए आता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। हाँ। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में? मॉडरेट वाले ये थे गांधी वाले, मतलब गांधी नहीं थे लेकिन उन्हीं के जैसे लोग थे उसमें। हाँ। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, हाँ। और बिपिन चंद्रपाल और एक और थे कोई, अरविंदो घोष। नहीं अरविंदो घोष तो मुझे लगता है कि उसमें आएंगे ही नहीं। तो कौन सा? मतलब कोई और था एक में तो लाल बाल पाल और एक और। हाँ, ये दोनों कब मिले थे फिर से? लखनऊ पैक्ट में 1917 में। 16 में। हाँ 16 लखनऊ पैक्ट में 1907 में स्प्लिट हुए थे। अच्छा, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, तो क्या इसमें लोगों ने रिजाइन कर दिया था गवर्नमेंट ऑफिस से? क्विट इंडिया मूवमेंट में? हाँ, नो, रिजाइन नहीं किया था। धानक नहीं कुछ पूछ सकता है। देखिए, मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने रिजाइन कर दिया था लोगों ने कि मैं नहीं रिजाइन कर दूंगा। मतलब गांधी ने कहा कि जिसको कॉन्फिडेंट है तो रिजाइन कर दो, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी ने कहा कि नहीं, रिजाइन नहीं करना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रिजाइन किया किसने था? ये थे किसने? बहुत ऑफिसर ने कर दिया था। जैसे मान लो कि लोगों ने स्कूल जाना 1919 बंद कर दिया था। स्कूल सब छोड़ दिए, नहीं दिए थे। ये तो 1905 के टाइम में। नहीं, 29 कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में भी हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो 20 का है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि रिजाइन नहीं किए थे, बस इतना ध्यान रखिए आप। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रिजाइन नहीं किया था। मैंने रिजाइन का नहीं, रिजाइन किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं किया था। हाँ। मैंने तो ये कि एक पता नहीं कोई ऑफिसर था उनके रैंक का, तो उसने रिजाइन कर दिया था। सूर्य सेन सर, पता नहीं कौन से। और उन्होंने अपना जो टाइटल था वो दे दिया था, जो क्या नाम उनका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वो तो 1919 का जब हुआ था जलियांवाला बाग, उसके बाद दिया था। नाइटहुड नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी दोनों, गांधी भी रिटर्न कर दिए थे। मिला था गांधी को, क्या मिला था? गांधी ने सबको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में सबको आर्मी में भर्ती करवाया था, उसी के बदले मिला था। देखना पेपर को इधर उधर ना करे वो, इसके लिए तो खिलौना है। हाँ, तो ये है। फिर इसके बाद ये हो गया पीपल्स मूवमेंट। ये मेंस टॉपिक है, मेजर रिवोल्ट। हाँ, तो मेजर रिवोल्ट देख लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने देख लिया है। सन्यासी रिवोल्ट जो है ना, ये कहाँ पे आया था? बंगाल में आया था। और इसको किसने लाया था? सन्यासियों ने, बंगाल के सन्यासी। हाँ, ये बहुत बड़ा था ना, 1763 से 1800 तक चला था। इतना लंबा चला यार। ये सबसे लार्जेस्ट मूवमेंट है ये। और अवध में जो है ना, अवध का आया था जो है ना, अवध में तो एक का मूवमेंट आया था, 1816 में आया था एक। फिर पैका, अवध का तो अवध का 21 में आया था, 1921 में। 1816 से 1832 तक इसमें दिया है, बीच में होगा। फिर पैका आया था, उड़ीसा में है ये, 1817 में आया था। खोंद ट्राइब लोग लेके आए थे। बख्शी जगबंधु इसके लीडर है, ये पूछता है। बख्शी जगबंधु मिलिट्री कमांडर था ये, इसका लीडर था पैका का। फिर अहोम आ चुका है, यूपीएससी की पूछा जा चुका है। अहोम तो उड़ीसा वाला है हाँ, ना? नहीं, असम वाला है। अरे हाँ, वही 1828 में आया था। 1828 में इसका भी कोई था, क्या नाम था उसका? लीडर है। हाँ। लीडर कोई फेमस नहीं है इसका है। अरे नहीं, वो कुका का है, कुका का बाबा राम सिंह। बाबा राम, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट था कुका।
फिर इसके बाद चलते हैं पीजेंट में। पीजेंट में तो ठीक है, पीजेंट में ये था इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में 1860 में आया था। रंगपुर 1783 में आया था, ठीक है ना। कोल रिवोल्ट आया था, मापिला रिवोल्ट आया था। मोपिला संथाल को किसने लाया था झारखंड में? सिद्धू कानू, दो लोग तो ये थे। तो ट्राइबल मूवमेंट था। सिद्धू कानू, हाँ हाँ भैरव। हाँ, कोल ये ट्राइबल हो गया। अब मापिला भी हो गया, वो वही। डेक्कन भी हो गया, 1875 में बंगाल में आया था डेक्कन। इसको डेक्कन क्यों बोलते हैं? बंगाल तो ये डेक्कन प्लेटू है ना। बंगाल तो जाता डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू तो नीचे है। हाँ नीचे है, तो वो नीचे का सारा एरिया लेके होगा। पागलपंथी किसने लाया था? करम शाह ने। ये कई बार पूछ चुका है भी पीछे से, आई थिंक मेरे हिसाब से। हाँ पीपीआई की वही पागलपंथी करम शाह डायरेक्ट पूछता है ये, ध्यान रखना। पागलपंथी करम शाह कब हुआ था ये पागलपंथी करम शाह ये तो लगता है अभी हुआ था यार। नहीं अभी नहीं, इसमें ईयर नहीं लिखा है। और डेक्कन 75 वो तो सब पता है। 1875 तिभागा मूवमेंट कब हुआ था? 1946 में। 46 कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था ना, तब 1946 बंगाल में। तिभागा मूवमेंट क्या था? ये भी खेती के लिए ही था। हाँ उसमें ड्रॉट आ गया था ना, इसके लिए तो था। 1/3 वो मांग रहे थे कि टैक्स दे दो। हाँ वही। नहीं वो 1/2 मांग रहे थे, 1 सेकेंड। और ये कह रहे थे कि 1/3 हम देंगे। ऐसे कुछ था। 1946। हाँ 46 में। दिल्ली के पॉल्यूशन में आंटी बाहर आई है योगा करने। मैं थोड़ा हवा रूम में दिन भर कौन रहता है, इसी थोड़ा सा हवा लेके आई है। क्या करें यार, बेचारे लोग। वही ना, बड़ा प्यार आ रहा है भाई। अरे नहीं मतलब होता है यार, जानते क्या होता है यार। मतलब मैं समझ सकता हूँ भाई। अब इनकी क्या है पता, घर में 24 घंटा। हम लोग तो भाई लाइब्रेरी इधर उधर थोड़ा यंग हैं। अभी क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये तो ठीक है, इसमें क्या ही पूछेगा क्वेश्चन। हाँ देखिए, सोशल जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, इसमें 2 पार्ट थे। एक था रिफॉर्मिस्ट और एक था रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट कौन थे? रिवाइवलिस्ट वो थे जो पुरानी चीज़ों को फिर से नए तरीके से नया लाके करना चाहते थे। हाँ, जो इंसान इंटेंशन था उसको रिवाइव करना, मतलब डूब गया है उसको रिवाइव करना है। जैसे आर्य समाज का परफेक्ट आर्य एग्जांपल है। समाज, हाँ। रिटर्न टू द वेदा, बैक टू द वेदा। बैक टू वेदास। ये जो है ना आइडोल्ट्री के अगेंस्ट है, पॉलीथिनिज्म के अगेंस्ट है, एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है। मतलब कि एक से ज़्यादा शादी नहीं करना है, लेकिन मैं तो कोई बने लेकिन कास्ट मैं 4 करूँगा। लेकिन देखिए कास्ट, हाँ बाद में बात करेंगे इसके बारे में। देखिए कास्ट सिस्टम के खिलाफ थी ये। और एक और था देवबंद मूवमेंट, जो है ना ये यूपी में था, ये भी इस एग्जाम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। अब था रिफॉर्म, जो जिनको रिफॉर्म करना है, मतलब कि जो अभी एग्जिस्टिंग है ना उसी में रिफॉर्म करना है। ब्रह्मो समाज हो गया, 1828 में आया था, राइट। अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, प्रार्थना समाज हो गया। प्रार्थना समाज किसने लाया था? प्रार्थना समाज दयानंद। प्रार्थना समाज दयानंद सरस्वती तो वो लाए थे, आर्य समाज। हाँ पांडुरंग लाए थे प्रार्थना, पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग। और आत्मीय अलीगढ़ मूवमेंट वो तो सर सैयद अहमद खान। हाँ कब लाए थे? क्या कब लाए थे? 76 में आई गेस, 1976। 1875। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे क्या है। ये सब मेंस का टॉपिक है। मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा तो मुझे मेंस ऐसे बता देना, ठीक है? अरे मेंस मतलब मेंस मेरा बहुत स्ट्रांग है। मेंस का कोई ऐसा लिखने का बता दूंगा ना, राइटिंग भी सुंदर है। अरे राइटिंग की बात नहीं है, मैम मेंस में मेरे को इतनी ट्रिक्स पता है ना कि जिसका आपको आंसर नहीं भी आएगा ना, उसका आंसर आप लिख पाएंगे। देखना आप एक बार फिर तो निकालिए, फिर दिखाते हैं आपको। प्रीलिम्स के बाद तो पहले मुझे आप घुमाएंगे ना दिल्ली। कहाँ घूमोगे? घुमाई टॉम। अरे इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं थोड़ा जो हम लोग पढ़ रहे हैं पर उसको तो देखेंगे ना कि अच्छा यहाँ से गिरा था हुमायूं, वही तो गिरा था सीढ़ी से, बनी है सीढ़ी बनी हुई है कि वहाँ से लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। लाइब्रेरी अभी भी बनी हुई है उसको वहाँ। अलाई दरवाजा देखने चलेंगे, कुतुब मीनार चलना है।
वहाँ भी, ठीक है? चल देंगे वहाँ भी चल देंगे। अभी एग्ज़ाम हो जाए जल्दी से यार, 4 दिन बचा है यार। बस मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, भगवान सुन रहे हैं ना भगवान जी, एक ही बार सारा करवा देना, प्रीलिम इंटरव्यू की सिलेक्शन भी करवा देना, फिर मुझे STM बनना। देखिए थोड़ा अगर एजुकेशन की बात करें ना, तो एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में, देखिए कैसे। देखिए चार्टर एक्ट 1813 आया, फिर लॉर्ड माइक्लोमिनेट आया, है ना। 1835 में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया था। क्यों बोलते हैं इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? इसको मैं जानती हूँ, इसको बोलते हैं कि जो अमीर घर के लोग हैं कुछ उनको पकड़ के पढ़ा दो, फिर हाँ। वहाँ से धीरे धीरे नीचे फिर गिर जाए। बोर्ड से डिस्प्यूट आया 1854 में, फिर हंटर कमीशन 1882 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905 में 4 में, लॉर्ड कर्जन था इसमें। फिर था सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से, जब चंपारण मूवमेंट चल रहा था। फिर था वारधा एजुकेशन सिस्टम आया था फॉर बेसिक एजुकेशन के लिए, बेसिक एजुकेशन फॉर वीमेन आल्सो। तो ये है, गॉट द पॉइंट। ये मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना, मतलब तो मान गई, लेकिन फिर बाद में मुझे भूल जाएगा क्योंकि इतना नहीं तो देखिए क्या है ना, अभी मैं आपको ओवर भी दूँ, देखिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा अपने से यार, मतलब जो भी है आपके पास उसे नहीं करना, बस उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखिए अभी अगर याद कर पड़ जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। फिर अभी आपको ये बार ओवर भी तो कोई नहीं, ओवरव्यू ही चाहिए मुझे, बाकी तो सब मैं पढ़ ही लूँगी। ये है ना। अब देखिए क्या रह गया अभी, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ है शायद, ये तो टैगोर के बारे में, इसमें देखता हूँ इधर कुछ है। देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा मैंने बताया था ना कि 1905 में उन्होंने स्वराज की डिमांड की है, 1909 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की मुस्लिम ने, 1990 में उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की, 1929 में उन्होंने बोला पूर्ण स्वराज। 1909 में इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, 1919 में, और इन्होंने दिया कब था? 1942 में क्रिप्स मिशन में। हाँ तो बोला कि उन्होंने ये पोस्ट डेटेड चेक है, गांधी ने कहा था, मैंने आपको बता रखा है पहले से है, देखिए मैंने लिखा भी है। फिर से दिमाग से हट गया। हाँ तो आप फिर से रिकॉल कर लीजिए। 1905 में स्वराज, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, 1919 में डोमिनियन स्टेटस एंड 1929 में पूर्ण स्वराज। मतलब 1905 में स्वराज से शुरू होके 1929 में कब चल रहा था? 1929 में तो वो भी आया था ना, दिल्ली पैक्ट। इतना कंफ्यूज होंगे आप, ऐसे कंफ्यूज कहाँ तक चलेगा? अभी बताया हूँ। अरे नहीं, मैं याद कर रही हूँ क्योंकि उसको भी लिंक कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। 1929 में, 1928 में जब स्वराज वाला आया था, स्वराज वाला रिपोर्ट, उसी के बाद आया था। हाँ क्या था, क्या नाम था उसका? दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली मैनिफेस्टो तो वो था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे। हाँ तो उसी समय वो भी आया था, तो उसका तो 1929 में ही आया था उसका। हाँ आया था। और दिल्ली पैक्ट 1931 में आया था। अब क्या था? दिल्ली प्रपोजल। हाँ वो दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन के लिए आया था, वही। ठीक है, तो ये 1905 में ये मांगता है कि क्या मांगता है यार? 1905 में स्वराज मांगता है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मांगता है, 1919 में डोमिनियन स्टेटस मांगता है, 1929 में पूर्ण स्वराज मांगता है। ये तो बहुत इजी है यार, बस थोड़ा दिमाग भी लगाए तो हो जाएगा कि हाँ पूर्ण स्वराज की डिमांड कब करेगा। तो आपको पता है कि जो 26 जनवरी है ना, इसी के कारण मनाते हैं 1929 के कारण, चूँकि इसी दिन जो है ना ट्राई कलर जो है ना फ्लैग किए थे। हाँ, रावी नदी के तट पे। हाँ। ये बोल रहे थे कि हमारा फ्रीडम डे होगा 26 जनवरी। पता है डिस्कशन कर, डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे 16th अक्टूबर या सितंबर में 40, 16th अक्टूबर। हाँ आई थिंक 1940। 2 डे मनाते हैं, दोनों ये मनाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने मेजर चीज़ें डिस्कस कर ली है। हम लोगों ने जो है ना बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1857 का रिवोल्ट डिस्कस किया, और इसके बाद जो है ना हम लोगों ने वो डिस्कस किया, क्या बोलते हैं,
एजुकेशनल सिस्टम डिस्कस किया, और इसके बाद जो है ना मतलब हम लोगों ने गांधीयन डिस्कस किया, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरी है ना, नॉन ऑक्यूपेशन मूवमेंट, सिविल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, हम लोग सब चीज़ डिस्कस कर ली थोड़ा थोड़ा करके। अब इतने तो चाहिए। अब बस क्या है ना कि आपको क्या करना है,